नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त को भाषण दिया था 75 मिनट का, उसकी जो सबसे बड़ी और बहुचर्चित लाइन थी, वो था दिमागी नक्सलियों को चुनना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको आइसोलेट करना है। इसके अलावा उन्होंने एक सप्त धारा की बात की थी और जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो हमारी सप्त सिंधु की जो इमेजरी है, वो उसको उससे इंस्पायर हुए थे और उन्होंने कहा था कि 5 से 7 साल का जो विकसित भारत का जो एक रोड मैप है, वो ये सप्तधारा के कॉन्सेप्ट से बनाया जाएगा ताकि 2047 का जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, वो पूरा हो सके। और जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पावर की बात की, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की बात किया था, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात कही थी, गति शक्ति की उन्होंने बात किया, डिफेंस की उन्होंने बात की, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी की बात किया था और सॉफ्ट पावर की बात किया था। ये 7 बिंदु थे जिसके जरिए उन्होंने ये कहा था कि हम सप्तधारा के जरिए अगले 7 साल का एक रोड मैप देश के सामने लाएंगे, जिससे कि 2047 का सपना विकसित भारत का पूरा हो सके। लेकिन अब इसका काउंटर क्या है? मोदी जी का झूठ कैसे पकड़ा जा रहा है, मोदी जी को इस पर कैसे काउंटर किया जाएगा, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में इस समय छात्र आंदोलन इस समय अलग अलग मैनिफेस्टेशंस में आपके सामने आ रहा है, जैसे कि अब स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू हो गया है, स्कूल ठीक करो कैंपेन उधर झारखंड के प्रोटेस्ट को लेकर भी, और लगातार राहुल गांधी इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ही एक चिट्ठी भी लिखी है हेमंत सोरेन को, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने बिल्कुल उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि आई एम विद द स्टूडेंट्स, और इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है। और मैं कोशिश करूंगी कि उस चिट्ठी को भी पढ़ दूं ताकि उस चिट्ठी के कंटेंट्स आप तक पहुंच जाए। इसको क्लोजअप में मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए उन्होंने लिखा है कि Dear Shri Hemant Soren ji, the Congress Party believes that the right to peaceful protest as enshrined in the Constitution of India is one of the central pillars of our democracy. We have therefore offered our full support to students protesting paper leaks and irregularities in the education system over the last few months. It is also our belief that the Indian education system has been captured by the RSS and the BJP and transformed into a tool for exploitation and oppression of students. It is no longer the robust knowledge system that it used to be a decade ago. As you are aware, students in Jharkhand have also been protesting irregularities in the state recruitment examinations. Their protest has been peaceful and their demands are legitimate. I appreciate that the Jharkhand government has begun a dialogue with them through a committee instituted by you. I believe that there is also agreement on several demands raised by the students. However, the protest continues and some students remain on an indefinite hunger strike. I'm writing to suggest that you personally meet with the representatives of the protesting students. This will help reinforce the government's commitment to resolve their remaining concerns. The youth of India is its future. We owe them our solidarity and support at this moment of crisis. Please do your utmost to hear them out and take appropriate action towards the resolution of this issue. तो एक तरफ दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री बोलते हैं और दूसरी तरफ छात्रों के साथ खड़े हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। और इस चिट्ठी में जो मैंने आपको दिखाई है, इस चिट्ठी को उन्होंने हेमंत सोरेन को लिखा है, जिसको लेकर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर हेमंत सोरेन छात्रों के साथ नहीं खड़े हुए, अभी तो राहुल गांधी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन सरकार से अपना अलायंस, क्या गठबंधन राहुल गांधी तोड़ेंगे? इन दोनों चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़े किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और शुरुआत में इस चिट्ठी से करूंगी राहुल गांधी की, कि आज राहुल गांधी ने इस चिट्ठी को लिखकर हेमंत सोरेन को क्या साबित किया है आपके हिसाब से? देखिए नीलू जी, राहुल गांधी ने ये साबित किया है कि राहुल गांधी चाहे खुद की सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो पार्टीशन नहीं है, वो पक्षपाती नहीं है, वो न्याय के जो है साथ और अन्याय के खिलाफ, चाहे अन्याय कहीं भी हो, चाहे स्वयं उनकी मतलब पार्टनरशिप में जो सरकार वहां पर चल रही है झारखंड में, उसमें भी यदि कोई ग्रीवांस है, कोई जो है प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स का हो या किसी और तबके का हो, तो उसको भी उठाने में सक्षम है और उस बात को भी निर्भीक रूप से
बिना किसी राजनीति के, चाहे वो अपनी सरकार को ही कटघरे में क्यों ना खड़े कर रहे हो, उसको काम को करने का काम वो कर रहे हैं। इससे उनकी निर्भीकता और निष्पक्षता पूरे देश के सामने साबित हो जाती है। लेकिन वहां पर इन्होंने जो प्रश्न उठाया है, एक बड़ा प्रश्न इसमें यह है कि आरएसएस ने किस तरीके से शैक्षणिक जो है व्यवस्था के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसको मैं पहले जो है, जो दिमागी नक्सल वाली बात प्रधानमंत्री जी ने कही है अपने लाल किले के भाषण से, और एक पॉलिटिकल उसको स्पिन देने की कोशिश की है, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, जेनजी का प्रोटेस्ट कह लो, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कह लो, और उसके बाद शिक्षा मंत्री को उनके इस्तीफा देना पड़ा था, वो बहुत बड़ा भय और हवा उनके दिमाग में अभी भी बना हुआ है। उसी की काट ये बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि इन सारे वर्गों को, चाहे वो युवा हो, प्रोटेस्टिंग युवा हो, या आपके जैसे हमारे जैसे लोग हों, या लिखने पढ़ने वाले लोग हों, तमाम लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं दिमागी नक्सल कह के। इससे यह भी साबित होता है कि इनके जो समर्थक हैं वो दिमागी नहीं है, उनके अंदर दिमाग नहीं है। लेकिन वास्तव में ये जो इन लोगों को नक्सलवादी बता रहे हैं, वास्तव में मेरा अपना विचार ये है, और जो सप्तधारा की इन्होंने बात की है प्रधानमंत्री जी ने, तो ये सप्तधारा वास्तव में जो नक्सलवाद की है, वो सबसे बड़ा दोषी संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस देश में। ये मैं 7 बिंदु बता रहा हूं अभी, उनको फिर मैं एक एक करके एलोबोरेट करूंगा। तो जो सप्तधारा नक्सलवाद की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बह रही है, उसके 7 बिंदु मैंने जो है स्टडी करके निकाले हैं। कि पहला तो है कि इनका सांस्कृतिक नक्सलवाद है, अपनी संस्कृति को थोपने वाली बात है। दूसरा, इनका राष्ट्रवादी, जो फर्जी राष्ट्रवादी जो है नक्सलवाद है। तीसरा, धार्मिक नक्सलवाद है इनका। चौथा, राजनीतिक नक्सलवाद है। एक आर्थिक नक्सलवाद है, एक शैक्षणिक नक्सलवाद है, और एक सत्ता प्राप्त करने का नक्सलवाद है। तो ये 7 बिंदु हैं जिसके ऊपर स्वयं बहुत, मतलब लगभग 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस जैसा संगठन काम कर रहा है। और ये सारी चीजें अब खुलकर के सामने आती चली जा रही हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बात ये दिमागी नक्सल वाली कही है, लेकिन सबसे बड़ा खुद नक्सलवादी संगठन जो आरएसएस है, जिसके ऊपर आगे जाकर के बैन लगना चाहिए। इन सारे बिंदुओं को मैं विस्तार से आपके इस कार्यक्रम में बताऊंगा। जी। ये जो 7 आपने सप्तधारा की बात की और अलग-अलग तरीके के जो नक्सलवाद है जिसको आपने ज़िक्र किया, क्या इसे आरएसएस समझेगा और क्या इसका मतलब हम ये समझें कि आप ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दिमागी नक्सल की बात जो मोदी जी ने कही थी, सबसे बड़ा दिमागी नक्सल तो फिर आरएसएस ही हुआ? जी, जी, जी। देखिए, आरएसएस में पिछले दिनों एक किताब ये है, द थर्ड राइक, ये हिटलर की किताब है, ये मैं पढ़ रहा था। ये सारी की सारी घटनाक्रम जो हो रही है, ये 1920 के दशक में है और 1930 के दशक में है। जो हिटलर ने अपने ब्राउन शर्ट्स करके ऐसे आर्मी बनाई थी, उसी तरीके से ये जो है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के ये आरएसएस बनी थी। उसी दौरान बनी थी ये भी, क्योंकि ये भी 1925 के आसपास बने थे। तो इन्होंने प्रेरणा जो है हिटलर से ली है। ये हिटलर से प्रेरणा लेकर के एक अपनी प्राइवेट मिलिशिया या प्राइवेट आर्मी तैयार करो, जो डराने धमकाने का काम करे। उसके साथ साथ जो तमाम तंत्र मैंने 7 बिंदु बताए, उनके ऊपर कब्जा कर ले। तो ये यहाँ से प्रेरित है। इसमें सबसे पहले सांस्कृतिक जो इनका राष्ट्रवाद है, उसके विषय में मैं बताता हूँ। लेकिन ये चाहते हैं कि एक किस्म की, अगर वास्तव में ये राष्ट्र हितैषी होते, तो संस्कृति जो भी जहां भी जैसी है, अगर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग जो है खान पान है, ये उस सबको अप्रिशिएट कर करके ये जो है भारत का आगे विकास करने की, सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करते। लेकिन इनका जो फर्जी सांस्कृतिक जो है नक्सलवाद है, जिसको मैं कहता हूं, उसमें ये चाहते हैं कि सबका पहनावा एक जैसा हो, सब एक जैसा भोजन करें, सबकी भाषा एक हो, यानी कि हिंदी सबके ऊपर थोप दी जाए, सबका धर्म जो है मेन धर्म हिंदुत्व हो और बाकी सब लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए, सबका कल्चर एक जैसा हो, सबके त्योहार एक जैसे हो, और सब जब एक खांचे में डाल दिए जाएंगे तो वो सारे सारे मिलके हमें सपोर्ट करें। तो ये इनका जो है सांस्कृतिक नक्सलवाद सारे देश के ऊपर इन्होंने जो है थोप दिया है। इसी प्रोजेक्ट पर ये जो है पिछले 100 साल से काम कर रहे थे, इसी प्रोजेक्ट पर ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये पहला बिंदु इनका सांस्कृतिक नक्सलवाद का हुआ। जी। आरएसएस के बारे में अगर कहा जाए तो आपने सांस्कृतिक नक्सलवाद आपने एक्सप्लेन किया
उसके बाद जो राष्ट्रवाद का जो बिंदु है उस पर भी आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? जो आपके बाकी बिंदु हैं जिनको आपने बात कही थी, तो उनको अगर आप एक-एक करके एक्सप्लेन कर दें, तो एक तरीके से आरएसएस नकाब होता है। और मोदी जी ने किस आधार पर ये बात कही कि भाई दिमागी नक्सल हैं, और कल उस पर किरण रिजिजू ने काउंटर भी दिया था कि अरे नहीं नहीं, मैं तो दिमागी नक्सल उनको नहीं कह रहा था, ये तो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए है तमाम। अभी मैं किरण रिजिजू का ट्वीट भी निकालती हूँ, उन्होंने दिमागी नक्सल पे क्या कहा है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा पुष्पेन जी। देखिए, जो दिमागी नक्सल वाली बात है, और इसके माध्यम से सब लोगों को एक पेंट से ब्रश करके उनको विलेन बना करके सारे समाज के सामने आइसोलेट करके और उनके ऊपर हमले करा के, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिजिकल हमले भी ये कराने में सक्षम है। तो जो जो राष्ट्रवाद वाली मैंने बात की, जिसके आधार पर ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, उसके 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश कर देता हूँ। सबसे पहले तो फौज को कमजोर करने के लिए ये 4 साल की जो है अग्निवीर योजना लेकर के आए, जिसको सारे देश ने और फौजियों ने स्वयं रिजेक्ट कर दिया। और 4 साल की नौकरी में कोई जाने के लिए अपना कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। उसको ये इसलिए लाए थे कि इनको पेंशन ना देनी पड़े, बेनिफिट्स ना देने पड़े यदि वो शहीद हो जाए, और हमारा खर्चा बच जाए, क्योंकि हर चीज को ये बनिए के तराजू से बिजनेसमैन की तरह देखते हैं। तो राष्ट्रवाद इनका फर्जी इससे साबित होता है। दूसरा, चीन लगातार जो है हमारे देश के भूभाग पर कब्जा, बड़े हिस्से पर कब्जा करता चला आ रहा है। इसके विषय में एक वीडियो भी पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के एक नागरिक ने भेजा कि भाई हमें बचा लो, यहाँ पर चीन घुस आया है, और ऐसा हो सकता है कि अगले बार जब हम बताएं तो तब तक हम चीन का हिस्सा बन चुके हों। इसके बारे में प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था कि साहब यहाँ ना कोई घुसा है ना घुसाया है, और हमारा कोई पुलिस जो चौकियां है उस पर कब्जा नहीं किया है, उन सब चीजों से स्पष्ट हो जाता है। राहुल गांधी ने इस बात को भी अपनी एक स्पीच में उठाया था, अभी 12-13 तारीख को जो उन्होंने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारे अधिकारियों को धमका देते हैं जो चाइना के अधिकारी हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हमने कोई जमीन पे कब्जा नहीं किया है। तो जो जो व्यक्ति लाल आंख दिखाने की बात चीन को करता था, वो स्वयं कह रहा है कि कोई जमीन पे कब्जा नहीं हुआ, जबकि वास्तविक बात ग्राउंड पे कुछ और है। तो ये का फर्जी राष्ट्रवाद साबित हो रहा है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से जो है हमने अमेरिका के कहने पर जो है वहां पर समझौता किया या सीज फायर किया, वो सारे देश ने देखा। जब आप खुद ही कह रहे हो कि जो है पाकिस्तान घुटने पे आ गया था, तो आप जो है कम से कम वहां से पीओके का हिस्सा या कुछ और हिस्सा तो अपने कब्जे में लेते, उसको सबक सिखाते। लेकिन आपने नहीं सिखाया, आपने तुरंत आनंद फानन में सीज फायर कर लिया। किस आधार पे आपने सीज फायर किया? इससे आपका राष्ट्रवाद साबित हो रहा है। बाहर से आप किसी भी देश के कहने पर, विशेषकर अमेरिका के कहने पर ईरान से या रशिया से बंद कर देते हैं तेल लेना। तो ये आपका जो है फर्जी राष्ट्रवाद है, जो कहीं ना कहीं साबित हो गया है। और ये सारी की सारी चीजें जो है आपको एक तरीके से फर्जी राष्ट्रवादी नक्सलवाद है इनका, ये राष्ट्रवाद के नाम पर वोट वसूलना और जो है नक्सलवाद क्रिएट करना, यानी कि सत्ता पे काबिज होना, ये इनका जो है एक मॉडल फर्जी राष्ट्रवादी नक्सलवाद है, जिसको मैं कहता हूँ। जी। अभी आपने देखा होगा हाल में बीएल संतोष ने फिर से कहा कि अरे आरएसएस तो रजिस्टर नहीं होता है, और उसको लेकर प्रियांक खरगे ने भी स्टेटमेंट, एक बहुत ही कटाक्ष वाला स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। और एक तरीके से क्या आपको लग रहा है कि आरएसएस भी अब बेनकाब हो चुका है कंप्लीटली? अब मोदी जी भी आरएसएस को आधार नहीं बना सकते क्या? अब हालत ऐसी हो गई है? बिल्कुल, देखिए, इनका एक और जो रजिस्ट्रेशन तो ये कराते ही नहीं है, क्योंकि इनका सारा सारा विश्वास ये है कि कोई इलीगल एक्टिविटी जो हम करते रहते हैं लगातार अपने मेंबर्स, हमारे जैसे कि बोर्ड से था जो गांधी जी की हत्या में इन्वॉल्व था, उसको अपना सदस्य इन्होंने कह दिया कि हमारा सदस्य नहीं था ये। अब क्योंकि नहीं, रजिस्टर लेकिन ही जो मेंटेन जो करते। आप ये देखिए कि जो बीएल संतोष ने क्या कहा था, बीएल संतोष ने ये कहा था कि आरएसएस को जरूरत नहीं है किसी एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की, ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फंक्शंस होते हैं उनके, वो लोगों के विश्वास पर होते हैं। और ये बीएल संतोष ने कहा था। तो उसके बाद प्रियांक खरगे ने इसका बहुत ही एक का जवाब दिया कि भाई अकाउंटेबिलिटी इज द इशू, नॉट द एग्जिस्टेंस, की भाई आपके सर्वाइवल पर कौन सवाल कर रहा है, आप अकाउंटेबल हो
उसके लिए हम सवाल कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है, इससे लगातार आरएसएस बचती जा रही है, क्योंकि आपने आरएसएस के नक्सलवाद की बात की, इसलिए वो इशू बार बार आ रहा है। इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या अब वाकई में कांग्रेस ने आरएसएस की नब्ज जो है वो बड़े अच्छे से पकड़ ली है और अब इन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा इससे? देखिए नीलू जी, जिस प्रकार से ये सारे देश के लोगों के कागज मांगते हैं कि कागज दिखाइए, रजिस्ट्रेशन दिखाइए, आप नागरिक हैं या नहीं है वो बताइए, आप एसआईआर में दिखाइए कि साबित करिए कि आप यहीं के नागरिक हैं, तब आपकी वोट बनेगी। जब सारे देश से आप प्रश्न पूछते हैं और सारे देश से आप कहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारी फॉरेन फंडिंग हो रही है, किसान आंदोलन है तो तुम्हारी फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो ये फंडिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, तो सारे देश के ऊपर जब एक संस्था जो है नाग की तरह जो है बैठ गई है कुंडली मार के, तो क्या भारत के लोग या भारत का संविधान ये नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारी खुद की फंडिंग कहाँ से आती है श्रीमान जी, बताइए, आपने रजिस्ट्रेशन आज कॉकरोच तक क्यों नहीं किया, ये कॉकरोच बताइए। कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके से और आशुतोष रंका ने एक कार्यक्रम में बोला ना, जब उनके फंडिंग को लेकर सवाल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी फंडिंग पीएम केयर्स फंड से हो रही है, जिस एजेंसी की हिम्मत हो आप जांच कर लो। और उसके बाद से बिल्कुल। फंडिंग पे कोई सवाल नहीं, बल्कि बीजेपी के लीडर्स ने फंडिंग को लेकर जो ट्वीट्स लिखे थे वो हटा दिए, डिलीट कर दिया। जी जी जी, देखिए फंडिंग का जहां तक इनका सवाल है, इनकी फंडिंग का एक बहुत बड़ा स्रोत जिसको मैं धार्मिक नक्सलवाद कहता हूं उसके माध्यम से होता है। इन्होंने जो है एक दो धर्मों को भिड़ाया, हिंदुओं को मुसलमान से भिड़ाया, और एक राम मंदिर का एक वो प्रोजेक्ट खड़ा किया, और उसमें मस्जिद को शहीद किया, और उसके बाद वहां मंदिर बना दिया, और उसके माध्यम से जो पब्लिक के पैसे से बना था, वहां जो भी चढ़ावा आ रहा है उसकी चोरी हो रही है। तो ये इनके फंडिंग का एक मॉडल है कि भाई वहां लगातार चढ़ावा अनंत काल तक हिंदू जो है देते रहेंगे, और अनंत काल तक बैठे बैठे तुम्हारा पेट भरता रहेगा, तुम्हारी फंडिंग होती रहेगी। तो इसका जवाब तो आरएसएस को देना पड़ेगा। ये इनका वास्तव में धार्मिक जो है नक्सलवाद है। ये धर्म और मंदिर बना करके और उसकी लूट करना, इसको मैं कहता हूं धार्मिक नक्सलवाद फैलाया हुआ है। और बाकी धर्मों को जो है काले रंग में पेंट कर देना, चाहे वो ईसाई है। एफसीआरए का जो कानून आया है वो ईसाइयों के ऊपर या सिखों के ऊपर नकेल लगाने के लिए आया है कि साहब जो है ये बाहर से विदेशी फंडिंग इनकी होती है। अरे पहले आप बताइए आपकी फंडिंग कहां से होती है। उस और पीएम केयर्स के विषय में जो सीजेपी वालों ने प्रश्न उठाए हैं, उसका आप बताइए किस फंडिंग कहां से जो है, कितना पैसा उसमें जमा हुआ है आज तक पीएम केयर्स में, कहां कहां वो खर्च हुआ है। जो चुनावी बॉन्ड थे उसका भी पूर्ण रूप से आज तक खुलासा नहीं हुआ है। इनका एक मॉडल और है कि ठेका दे दो और जो है उनसे चंदा ले लो, इसकी का आप खुलासा करिए। तो ये कहीं ना कहीं इनका धार्मिक जो मॉडल है, धार्मिक जिसको मैं नक्सलवाद कहता हूं, उसका मॉडल का परिचायक है कि धर्म को भिड़ा करके और धर्म का दोहन करना। हर मंदिर में इन्होंने अपने लोग घुसाड़ रखे हैं, और वो सारे सारे चंदे को खा पी जाते हैं, बराबर कर देते हैं, और उसी से ये तमाम संस्थाएं इनकी आरएसएस की चलती हैं। तो अब ये लंबे समय तक देश इस चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं है जी। नहीं, लेकिन जो ये सप्तधारा का कॉन्सेप्ट है, क्या ये पूरा एक तरीके से फ्रॉड है? जो मोदी जी समझा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ये वो, और जो आप 7 बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या आपने साबित कर दिया कि मोदी जी की जो सप्तधारा है वो सप्तधारा का एक बड़ा फ्रॉड है? आरएसएस और मोदी जी क्या सप्तधारा का एक बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं? बिल्कुल साबित हो रहा है। इसमें एक धारा और जो इनकी चल रही है वो लोगों का माइंड वॉश स्टूडेंट्स का करने के लिए शैक्षणिक नक्सलवाद, इसका जिक्र करना भी आवश्यक है। ये शैक्षणिक नक्सलवाद इन्होंने कैसे किया है? हर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से लेकर के वाइस चांसलर तक आरएसएस के लोग, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, एक विचारधारा के लोगों को वहां बैठा दिया है। और वो ना पढ़ाई करवा रहे हैं, कभी वो हिस्ट्री के कोर्सेज में चेंज कर देते हैं। जो घटनाएं हो चुकी उसको तुम कैसे चेंज कर सकते? क्या यहाँ मुगल नहीं आए थे? क्या यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे? क्या उनका यहाँ राज नहीं था? अब वो अच्छा था बुरा था वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन उस चीज को कंप्लीटली आप सिलेबस से हटा रहे हैं, और सारे के सारे तंत्र पे ऐसे कब्जा किया है। पेपर लीक जो हो रहा है, कभी व्हाइट पेपर इस पर आएगा, इस चीज का की जांच होगी, खुलासा होगा जब सरकार बदलेगी, तो पता लगा तमाम पेपर लीक के माध्यम से इनके खुद के बच्चे सफलतापूर्वक जो है अलग अलग नौकरियों में और जो है कॉलेजों में चले गए। ये साबित होगा, मैं आपको पहले से एडवांस में बता रहा हूँ। सारे पेपर लीक के मामलों में ये खुद लिप्त होंगे, उसमें पैसा भी इन्होंने कमाया होगा, अपने बच्चों को क्वालिफाई भी कराया होगा, और उनको जो है शिक्षा संस्थानों और बड़ी बड़ी नौकरियों में इवन आईएएस आईपीएस तक भी बने होंगे। ऐसा मेरा
पक्का शक है। और ये मैं बता रहा हूं कि बड़ी नौकरियों में भी जिनके खुलासे अभी तक नहीं हुए हैं, सामने नहीं आई बात, वहां पर भी निश्चित रूप से भारी भारी धांधली। और अब तो बाबा रामदेव ने भी कह दिया, चाहे उसने हवा बदलते हो देख करके कहा हो कि भाई भारी गड़बड़ियां हैं, इंटरव्यू में 99% लोगों को, अपने बच्चों को बिठा दिया जाता है या पास करा दिया जाता है। ये सब क्या है? ये शैक्षणिक नक्सलवाद है। तो ये जो दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, अपना दिमाग ठीक कर लें। ये वास्तव में खुद ये बहुत बड़े नक्सलवादी हैं, जिस तरीके से 3-4 बिंदुओं में मैंने बताया। जी। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी से बड़ा नक्सलवादी और कोई नहीं है, और ये पूरे जो नक्सलवाद की बात करते हैं ये तो फ्रॉड ही है, आपने बताया ही। तो क्या जी। सबसे बड़े नक्सल मोदी जी हैं देश के? जी, देखिए, इन सब चीजों के ऊपर आप एक और नक्सलवाद, इनका आर्थिक नक्सलवाद भी जोड़ दो। हम्म। सारे काम धंधे के ऊपर जो है अदानी अंबानी का कब्जा करवाना, उनको बिल्कुल। एयरपोर्ट से लेके रोड के ठेके से लेकर के जमीन पट्टे, माइंस, जल जंगल जमीन सब कुछ सौंप देना। ये क्या है? ये आर्थिक नक्सलवाद का जो है इनका डिजाइन है। इसमें आरएसएस शामिल है, इसमें मोदी जी शामिल है, भाजपा शामिल है। और ये तमाम चट्टे बट्टे जो है इनके जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, ये आर्थिक नक्सलवाद का ही एक उदाहरण है। क्योंकि अगर धन हमने लूट लिया सारे देश का, तो धन खर्च करके हम पार्टियां तोड़ देंगे, पार्टियां तोड़ करके हम जो है सत्ता में काबिज मेंटेन रहेंगे, और सत्ता के माध्यम से धन कमाएंगे, और धन के माध्यम से सत्ता को काबिज के ऊपर काबिज बने रहेंगे, कब्जा करके रखेंगे। तो ये सब क्या है? ये निश्चित रूप से आर्थिक जो है इनका एक मॉडल है, जिसको मैं कहता हूं आर्थिक नक्सलवाद आरएसएस ने इस देश में मोदी और अदानी के माध्यम से फैलाया हुआ है। इसको सारा देश देख रहा है। नोटबंदी क्यों की आपने? नोटबंदी में सारे के सारे, या जीएसटी क्यों लाए, जिसको बार बार राहुल गांधी कहते हैं, उसमें सारे के सारे छोटे व्यापारी खत्म कर दिया आपने। अब बड़े बड़े व्यापारी यहाँ धन्ना सेठ बैठे हुए हैं। तो ये अपने लोगों का, लोगों के भी सगे नहीं है। कहा जाता है कि ये जो है व्यापारी वर्ग ने भाजपा और आरएसएस को सपोर्ट कर रखा है। छोटे व्यापारी इस देश में परेशान है, या तो उन्होंने, उनके काम धंधे चौपट हो चुके हैं, या वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, या कुछ और काम में लग गए हैं। लेकिन उनके सारा मॉडल जो है, इन्होंने सारा धन का को शिफ्ट करके और अदानी अंबानी की तरफ भेज दिया है। इसको मैं कहता हूं आर्थिक नक्सलवाद मोदी ने और आरएसएस ने मिलकर इस देश में फैलाया हुआ है। जी। नहीं तो अब ये जो दिमागी नक्सल है, कल हम लोगों ने देखा कि एक दिमागी नक्सल जनता पार्टी नाम का एक अकाउंट भी एक्स पर खुल गया है, और उस पर लोगों ने लिखना शुरू किया है कि अब सारे दिमागी अगर एक साथ आ जाएंगे। फिर मुझे किसी ने लखनऊ से बताया कि वहां पर तो दिमागी नक्सल जनता पार्टी का कोई एक सेमिनार वगैरह हो रहा है, जिसमें कि लोगों को बुलाया गया है, सारे दिमागियों को। 28 या 29 तारीख को वो होने वाला है। तो क्या अब जगह जगह पर इन सारे दिमागियों के सेमिनार्स होंगे, और ये जब वीडियो जारी होगा तो फिर क्या होगा मोदी जी का? इसको रेजिस्ट कैसे कर पाएंगे? मोदी जी इतनी बात कह के तो चले गए 15 अगस्त के भाषण में, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा उनको, ऐसा लग रहा है। देखिए, दिमागी नक्सल कहना मोदी जी का, और वो भी लाल किले की प्राचीर से कहना, इसको मैं राजनीतिक नक्सलवाद का हिस्सा मानता हूं। जो मैंने 7 बिंदु बताए उसमें एक राजनीतिक नक्सलवाद भी है। ये आरएसएस का डिजाइन है कि ऐसे टर्म्स निकाल करके लाओ, पार्टियों को तोड़ो, लोगों को जो है लोगों की अदरिंग करो, उनको जो है समाज से कट ऑफ कर दो, या उनको विलन घोषित कर दो, और सत्ता पे काबिज हो जाओ, और बाकी लोगों के वोट ले लो। तो ये इनका राजनीतिक डिजाइन है। इसी के अंदर जो आपने बताया कि भाई ये लोग दिमागी नक्सल पार्टी या जैसा भी बना रहे हैं। देखिए, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसमें इन्होंने जो कब्जा कर रखा है संस्थानों पर, जो राजनीतिक नक्सलवाद का हिस्सा है, इन्होंने सारे के सारे जो गवर्नमेंट के जो से अलग एक इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, या बाकी ईडी सीबीआई तमाम संस्थान हो, उनका प्रयोग करके ये राजनीतिक नक्सलवाद फैलाया हुआ है इन्होंने। पार्टियों को 2 मिनट में तोड़ देते हैं, लोगों को जो है जेल भेज देते हैं, लोगों के ऊपर आर्थिक रूप से जो है उनकी प्रताड़ना करते हैं। जो जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, उनके प्रतिष्ठानों के ऊपर छापा डाल करके उनको जेल में भेज देते हैं। तो ये राजनीतिक नक्सलवाद का ही हिस्सा है। और इनका विरोध कहीं ना कहीं जो लोग लोकतंत्र में और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, उनकी तरफ से हो रहा है। इसीलिए ये सीजेपी इतनी सफल हो गई। इसीलिए जो है, जो ये दिमागी नक्सल पार्टी का आपने जिक्र किया, वो भी कहीं ना कहीं जितनी भी सफल होगी वो सामने बात आ जाएगी। लेकिन ये राजनीतिक नक्सलवाद भी इन्होंने इस देश में इन माध्यमों से फैलाया हुआ है। जी। नहीं तो कुल मिलाकर क्या कहा जाए? क्या हम ये अनुमान पे पहुंचे कि
मोदी जी खुद एक बड़े नक्सल हैं और नक्सलवाद के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड बीजेपी, मोदी जी और आरएसएस मिलकर कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, देखिए ये जो मैंने 5-6 धाराएँ, सप्त धारा नक्सलवाद की जो सबसे बड़ी आरएसएस है वो बताई, उनका वो सारी धाराएँ मिलती हैं सत्ता के ऊपर कब्जा करने के लिए। वो है सत्ता प्राप्ति का नक्सलवाद, जो इस देश में फैलाया हुआ है इन्होंने। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, जो राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया था कि साहब मैं इनके बोलने के ऊपर भी जो है हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। भाई ये गलती राहुल गांधी जी, आप कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मत करना। ये गलती आपके जो है परनाना जो नेहरू जी थे उन्होंने करी, आपकी दादी इंदिरा गांधी ने करी, आपके पिताजी ने करी। आरएसएस जैसे जहरीले सांप को किसी हालत में भी इस देश में जिंदा नहीं रहने देना है। वो सारे तंत्र पे कब्जा कर लेगा, वो लोकतंत्र को समाप्त कर देगा। और जो जैसे ब्राउन शर्ट्स नाम की एक ऐसे संस्था हिटलर ने बनाई थी, जो टेरर फैलाने का काम करती थी, प्राइवेट मिलिशिया और प्राइवेट आर्मी की तरह काम करती थी, सत्ता में काबिज रखती थी हिटलर को, उस तरीके से आरएसएस और इनके जो बजरंग दल या बाकी राइट विंगर तमाम संस्थान इन्होंने गौरक्षक और फलाने बनाए हुए हैं, वो करेंगे इस देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है आरएसएस को इस बार जब भी आप सत्ता में आए, सत्ता में तो निश्चित रूप से आप आएंगे, इनका तंबू काफी ज्यादा उखड़ चुका है, तूफान बहुत तेज चल रहा है, लेकिन जब सत्ता में आए तो पहला एजेंडा आपका होना चाहिए कि भाई मैं पहले तो रजिस्ट्रेशन दिखाइए। रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, फंडिंग का सोर्स आप नहीं बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज आपने कैसे सारे देश में 7 स्टार ऑफिस खड़े कर लिए, तो भैया आप ऐसा करिए, आपको डिसबैंड किया जाता है, आपके ऊपर बैन लगाया जाता है, आपकी सारी संपत्ति जितनी भी उनकी जांच होगी, आपके जो है सारे के सारे मेंबरशिप है या नहीं है, और लोगों को जेल में डालने का काम किया जाएगा। इस संस्था को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं तो ये जो है देश को तोड़फोड़ करने वाली संस्था है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लें राहुल गांधी, तब जाकर के आप समझिए कि देश और लोकतंत्र बचेगा, वरना देश को बचाने वाला कोई नहीं है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।